हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी हम लोग इस चैप्टर के अंदर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के अंदर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने अभी तक कौन कौन सी कंट्रीज़ का मतलब इंटरनल सिचुएशन देख ली। हमने पाकिस्तान की बात कर ली, हमने बांग्लादेश की बात कर ली, उसके बाद हमने बात करी, किसकी बात करी, फिर हमने हमने श्रीलंका की बात करी, फिर हमने उससे हाँ नेपाल की भी बात कर चुके हैं हम लोग। इंडिया खुद तो है ही, तो इंडिया की स्पेसिफिक बात होगी नहीं। अफ़गानिस्तान यहाँ पर गिवन है नहीं। तो कुल मिलाकर 6 टॉपिक्स तो ऑलरेडी हमारे डन हो चुके हैं। ठीक है, और जो मालदीव्स और जो भूटान है उसके एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ गिवन है। ठीक है, लेकिन अब हम ये चैप्टर जो है ना दूसरी कंट्रीज़ और जो उसको लगता था तो वो अनइम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ मतलब समझकर ये अभी हमें आगे वाली कंट्रीज़ की तरफ जाने से पहले, एक झलक देने से पहले, अब हमें ये कुछ और मुद्दे सिखाएगा। कह रहा है कि अब जो हमने पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को देखा, उसके अंदर ये देखा कि डेमोक्रेसी वहाँ पर फेलियर क्यों है, क्या नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं रियल मुद्दे की कि साउथ एशिया की बात हो रही है और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। टॉपिक का नाम ही देखो, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस ना देखकर इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स, कि मतलब जहाँ इंडिया पाकिस्तान आ गया वहाँ कन्फ्लिक्ट होना ही है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं कंट्रीज़ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से लेकर अब हम लोग एक ये देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं कंट्रीज़ के इस रीजन में। कौन से रीजन की बात हो रही है यहाँ पर? साउथ एशिया। ठीक है, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद की जो सिचुएशन थी, अच्छा पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, अब तो तुम लोग सब जानते हो कौन से ईयर को क्या दूं मैं पोस्ट कोल्ड वॉर एरा? दिसंबर 1991 के बाद जो भी एरा है वो है ना, 1 के बाद जो भी एरा है वो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है। इस पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में क्या लिखा हुआ है? द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा हैज़ नॉट मेंट द एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। ऐसा नहीं था कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद साउथ एशिया की कंट्रीज़ में या फिर पूरे के पूरे एशिया के पॉलिटिक्स में किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स फिर भी चलते रहे। वो कह रहा है वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट कन्फ्लिक्ट्स जो होते थे, जैसे बड़ी सारी कंट्रीज़ के आपसी घरेलू लड़ाइयाँ थी, इंटरनल डेमोक्रेसी कन्फ्लिक्ट से, किसी किसी कंट्रीज़ के अंदर दो ग्रुप लड़ रहे हैं, दो कम्युनिटीज़ लड़ रही हैं, जैसे श्रीलंका के अंदर एथनिक कन्फ्लिक्ट थे। लेकिन यहाँ पर इन कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट होना या फिर आपसी घरेलू कोई भी लड़ाई होना यहाँ पर, बट देयर आर ऑल्सो सम वेरी क्रूशियल कन्फ्लिक्ट जिनका कुछ इंटरनेशनल नेचर हो। यहाँ पर किसी भी कन्फ्लिक्ट का अभी तक कोई इंटरनेशनल नेचर निकल कर नहीं आया कि भैया श्रीलंका के अंदर जो इशू है उसने एक इंटरनेशनल डायमेंशंस ले लियो कि यूएन में डिस्कस हो रहा है। वो होता है लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ नहीं, मतलब वो तो एक ऐसा है कि एक न्यूज़ हाईलाइट हो गई, थोड़ा बहुत उसको देख लिया, लेकिन अक्सर एक मुद्दा है जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बार बार बढ़ता रहता है और वर्ल्ड की विभिन्न कंट्रीज़ एक कंट्रीज़ का साथ देती है इंडिया या फिर दूसरी कंट्री का साथ देती है पाकिस्तान। इन दोनों कंट्रीज़ के इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। मोस्ट सेलियंट और ओवरवेलमिंग कन्फ्लिक्ट्स मतलब जो चर्चा में अक्सर रहते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा साउथ एशियन कंट्रीज़ पे किसी कंट्री के बीच में अगर देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। रिश्तों की जो खटास है उसका मसाला तड़का देखने को मिलता है। हुआ क्या, पार्टीशन के इमीडिएटली बाद दोनों कंट्रीज जो हैं वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर आपस में उलझ गई। अब कश्मीर का मुद्दा मैं यहाँ पर कवर नहीं करवाने वाला हूँ डिटेल में, क्योंकि इंडिया की बुक में हम लोग करेंगे और महाराजा हरि सिंह की कहानी आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पूरी सुनी रखी है। ठीक है, और भी डिटेल में इंडिया वाली बुक आने दो, पॉलिटिक्स इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो उसका दूसरा पार्ट है, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये बोलती थी कश्मीर उनका है। इसके चलते चलते वॉर हुए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सबसे पहला युद्ध होता है कश्मीर के ठोस मुद्दे को लेकर 1947 टू 48। फिर घुमा फिरा के बाद तो कश्मीरी मुद्दा रहता है। 65 में दूसरा वॉर हुआ,
लेकिन वॉर तो इसलिए होता है ना कि एक साइड जो विनर है उसके बाद जो सिचुएशन हो, जो आउटकम हो, जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो, उसका कुछ एक आपसी समझौता निकल कर आए। लेकिन कश्मीर का मुद्दा फिर भी इन दो युद्ध के बाद सेटल नहीं हो पाया। 1947 टू 48 का जो वॉर था, इसकी वजह से एक प्रोविंस डिवाइड हो गई। कश्मीर का एक हिस्सा हमारे पास रह गया, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, POK, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो इंडियन प्रोविंस थी उसके पास जो हिस्सा है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। आप सबने बजरंगी भाईजान देखी होगी, हैं? बजरंगी भाईजान देखी होगी। उसमें जब सलमान खान पहली बार पाकिस्तान में एंटर होकर रात को सोता है मौलवी के घर में, है ना, उधर जो मतलब वो दरगाह होती है, तो वो बोलता है ना, जब वो पूछता है कि आपने ये पहाड़ देखे हैं, क्या देखे, तो वो बोलता है ऐसे दिल फरे पहाड़ तो कश्मीर में है। तो वो कहता है वापस हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। तो मौलवी क्या बोलता है उसको, ओमपुरी, नहीं भाईजान, थोड़ा सा हिस्सा हमारे पास भी है, यानी कि POK। ये जीत लिया था पाकिस्तान ने हमसे। और ये जो कश्मीर, सॉरी, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जो लाइन है जो कि कश्मीर के भाग को अलग करती है, ये अक्सर आपको न्यूज़ चैनल पर देखने को मिलती होगी, आपने सुना ही होगा अपने घर में, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC यही है, ठीक है। कशिश 1971 में क्या हुआ, ये तो आपको आज ही मतलब मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इंडिया जो है पाकिस्तान से जो वॉर हुआ उसको जीत गया। कौन सा मुद्दा था यहाँ पर, कौन सा मुद्दा था 71 में? हाँ, ईस्ट पाकिस्तान का मुद्दा था, जिसकी वजह से बर्थ हुआ किसका, कंट्री का, बांग्लादेश। हाँ, और मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगा, वैसे यहाँ पर तो थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उनका जो शेख मुजीबुर रहमान की जो फोर्सेस थी ना, जो ये नेशनल वो लीड कर रही थी, क्या कोई मुझे उसका नाम बता सकता है? क्या बात है, शाबाश। मुक्ति बहिनी, मुक्ति बहिनी, आज़ादी की लड़ाई यानी कि आज़ादी की आर्मी। इंडिया ये डिसाइसिव वॉर जीत गया। डिसाइसिव वॉर मतलब क्या होता है भैया, या तो आर या पार, एक तरफ कुआं या फिर एक तरफ खाई, जो मतलब निश्चित होगा वो आज के युद्ध से ही निश्चित होगा। इंडिया जीत गया। लेकिन फिर भी तीसरे युद्ध के बाद भी कश्मीर इशू जो था वो अनसेटल्ड रहा। इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट है जो कि पाकिस्तान के साथ हमें देखने को मिलता है, वो सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पे नहीं है, और भी स्ट्रेटेजिक इशूज़ पे है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर का जो, अच्छा हमेशा ना कश्मीर तो हर कोई लिखेगा, लेकिन सबको मैं बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा मुद्दे और क्या हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, खटास किस किस को लेकर है। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर का मुद्दा नंबर 1, सियाचिन ग्लेशियर नंबर 2। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ की एक होड़ लगी रहती है, उनके बीच में एक रेस लगी रहती है कि एक दूसरे से दोनों को डर लगता है और एक दूसरे को नीचा भी दिखाना है। तो एक्विजिशन ओवर आर्म्स तीसरा मुद्दा, या फिर जिसको आप आर्म्स रेस भी कह सकते हो। कोल्ड वॉर में आप सबने ये सीख ही लिया होगा, दोनों कंट्रीज़ के बीच में, है ना। उसके बाद दोनों स्टेट्स का ये मानना है कि हमें सामने वाली कंट्री से थ्रेट हो सकता है, तो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करना, यानी कि एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स चौथा मुद्दा, और न्यूक्लियर मिसाइल्स, ठीक है। आर्म्स रेस की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन अलग करके इसको नंबर 1 4 पॉइंट करके लिख सकते हो, ठीक है। 1990 से ही ये चीज़ चली आ रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करे तो इंडिया भी पीछे नहीं हटा था। इसके ऊपर जॉन अब्राहम की अगेन एक मूवी आई थी, पोखरण, आपने देखी होगी शायद से। और हमें वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जो टेस्टिंग थी यूएसए की सैटेलाइट से छुप छुप कर करनी पड़ती थी, है ना। इंडिया ने बड़े सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट कंडक्ट करे पोखरण के अंदर। वेयर इज पोखरण? वेयर इज पोखरण? राजस्थान। पाकिस्तान ने कुछ ही दिनों के अंदर इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करा इंडिया के इस एक्शन को कि अच्छा तुम लोग न्यूक्लियर एक्शन कंडक्ट करवा रहे हो, ठीक है। तो पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे चगई हिल्स के अंदर। अब ये ना मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है ये वाला कि वी आर आर चगई हिल्स कौन सी कंट्री, ठीक है। सिंस देन इंडिया और पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर हमें ऐसा दिखता है
कि दे हैव सीम टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिलेशनशिप इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट एंड फुल स्केल वॉर हैज डिक्लाइन। यानी कि जब क्या होता है, आप भी इतने ताकतवर हो, आप हो ए, और बी भी इतना ताकतवर है, तो दोनों क्या है कि एक दूसरे से घबरा कर डर भी रहे हैं और लड़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे क्योंकि दोनों जानते हैं वो भी ताकतवर लग रहा है भाई, और मैं जान रहा हूँ कि यार मैं उसको लग रहा हूँ कि यार ये भी ताकतवर है, तो दोनों हाथ नहीं उठाएंगे। सिर्फ बातों नहीं, लड़ाई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और कौन ऊपर है कौन सुपीरियर है, बस इसकी लड़ाई चलती रहती है। बट दोनों गवर्नमेंट जो हैं इंडिया और पाकिस्तान की, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस रहती है। भारत की जो सरकार है वो अक्सर पाकिस्तानी सरकार पर इस चीज़ के आरोप लगाती रहती है कि पाकिस्तान जो है एक ही बार में भारत से टक्कर तो ले नहीं सकता, जो कि 3 युद्ध से प्रूव हो चुका है, 1947 का, 1947-48 का, 1965 का, 1965 का, 1971 का, 1971 का, और चौथा जो कि छोटा सा कन्फ्लिक्ट था, कारगिल कन्फ्लिक्ट 1999 का। इन 4 युद्धों में जो पाकिस्तान को मुंह की शिकस्त खानी पड़ी, उसके बाद इंडिया की सरकार, भारत की सरकार ये बोलती है कि पाकिस्तान डायरेक्ट आकर तो लड़ने के लिए उसकी औकात ही नहीं है, तो पाकिस्तान लॉ की वायलेंस यूज़ करता है। यानी कि कश्मीरी मिलिटेंट्स जो हैं, जो कि चाहते हैं कि कश्मीर अलग हो जाए, वहाँ पर उनको आर्म्स ट्रेनिंग देता है, अदर ट्रेनिंग देता है कि बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कैसे करने हैं, पैसा प्रोवाइड करता है और उनको प्रोटेक्शन देता है ताकि वो टेररिस्ट स्ट्राइक कर सके। जैसे आप यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, दाऊद अब्राहम को इसने पनाह दे रखी है, सब लोग जानते हो ना दाऊद अब्राहम, है ना? हाँ, शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट एट बटाला, है ना? दाऊद अब्राहम को इसने पनाह दे रखी है। अच्छा, ऐसे खबर आई थी, वैसे ही बता रहा हूँ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, कि कोविड में शायद से दाऊद मर गया, क्योंकि उसके बाद उसकी कोई झलक या फिर अपडेट और एक्टिविटी नहीं दिखी है, लेकिन पता नहीं, इस चीज़ को पाकिस्तानी जाने। तो इसकी बहन के ऊपर भी मूवी है, हसीना पारकर, जिसको श्रद्धा कपूर ने वो करा है, वो दाऊद की बहन है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये मानती है कि पाकिस्तान जो है वो ना मदद देता है प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स को, जो खालिस्तानी मूवमेंट्स को जो सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, उसको पैसा देता है, हथियार प्रोवाइड करता है, एम्युनिशन प्रोवाइड करता है। इसका प्रूफ ना किस बात में है? जर्नैल सिंह भिंडरावाले, जिनके तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी जी ने चलाया था 1985 में खालिस्तानी मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए, तब ना गोल्डन टेम्पल से एक सुरंग जाती हुई मिली थी, सबको पता होगा ये इतिहास, जहाँ पर पाकिस्तान से कनेक्ट होती हुई वो आर्म्स एंड एम्युनिशन इंस्टॉल थे। यहाँ पर हम देखो क्या होता है, जस्ट बिकॉज कोई एक बंदा गलत है और वो मुसलमान है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा का पूरा इस्लाम बेकार है। भिंडरावाले और उसकी फोर्सेस की अलग ही अकड़ थी, इसका मतलब ये नहीं है कि सरदार कम्युनिटी बेकार थी। लेकिन हमारे देश में, किसी भी कंट्री में होता पता है क्या है, जैसे एक जन कोई एक काम कर देना, जैसे मैंने मान लो एक टेररिस्ट अटैक हो जाए और कोई है कि वो मुसलमान कर रहा है, जैसे वर्ल्ड में ये चीज़ आ गई, तो मुसलमान मतलब आतंकवादी, ये पक्का उड़ाएगा। ऐसा नहीं होता, और ऐसा हमें बोलना भी नहीं चाहिए, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों? अगर मुसलमान मतलब आतंकवादी, तो अथर आमिर शरीफ जैसे लोग तो फिर यूपीएससी भी निकाल रहे हैं, वो तो नहीं गए आतंकवाद के रास्ते पे। बात ये कि हमें किसी को ऐसा कहना ये गलत बात होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है ना, यहाँ पर आप इस लाइन को ऐसा करके मत लिख देना कि ऑल पाकिस्तानी आर दिस एंड डैट। यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार के ऊपर आरोप है कि वो जो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स है, प्रो जो सपोर्ट करते हैं, प्रो मतलब सपोर्टर, एंटी मतलब विरोधी, जो खालिस्तानी मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जो मिलिटेंट है, उनको आर्म्स और एम्युनिशन और पैसा प्रोवाइड करता है। स्पेशली 1985 से लेकर 1995 तक इसने पैसा प्रोवाइड करा। जब मैंने बताया जैसा कि आपको प्रो खालिस्तानी मूवमेंट जब इंडिया में अंदर चल रही थी कि खालिस्तान एक सेपरेट कंट्री बनाकर अलग कर दो, और इंदिरा गांधी जी ने जब ऑपरेशन बूस्टर लॉन्च करा था, इट वॉज ऑल्सो वेरी बैड फेज ऑफ आवर कंट्री। मतलब शनि की दशा काफ़ी ख़राब थी हमारे देश पर, क्योंकि
इंदिरा गांधी से सरकारी मतलब जो सरदार लोग थे वो इसलिए भी चिढ़ गए थे, हमारे सरदार भाई बहन, क्योंकि अकाल तख्त एक बहुत ही पायस और प्रीशियस जगह होती है। गोल्डन टेम्पल के अंदर आप घुसकर टैंक बंदूकें ये इंस्टॉल करवा कर आप फिर ने अकाल तख्त को तोड़वाया। लेकिन फिर अगर सरकारी एंगल से सोचे ना भैया, अगर किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर या किसी चर्च गुरुद्वारे के अंदर जब या मस्जिद के अंदर मुझे पता है कि आतंकवादी बैठा ही है, वहाँ से वो कुछ भी कर रहा है। पंजाब के 2 डीएसपी गए थे, उनको सीढ़ियों पे गोली मार दी गई थी भिंडरावाले के उसके द्वारा, जो इसके सपोर्टर्स थे। उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे वो बात करने गया, डीएसपी अरेस्ट करने गया, उनको 2 डीएसपी को गोली मार दी, उनकी लाश वहाँ पड़ी हुई है, कोई लेकर आने को तैयार नहीं है। आर्मी को तो इंटरवीन करना ही पड़ेगा। लेकिन बात पता है क्या होती है यहाँ पर, सही गलत की बात और सरदार और इनकी बात नहीं कर रहा मैं। बात क्या होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार रिलीजन के मुद्दे को शांत करते हुए कभी कभार जनता के अंदर कुछ एक सीख डालना। यानी कि जनता को मुझे कोई चीज़ समझानी है, लेकिन मैंने उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जब हर्ट कर दिया उसके बाद वो नहीं संभलेगी जनता, ये चीज़ थी। तो एक फेज ऐसा भी आया कि जो सरदार आज के टाइम में इतने हेल्पफुल माने जाते हैं, गुरुद्वारे में इतनी सेवा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, एक फेज़ ऐसा भी आया जब उनको भी टेररिस्टों की नज़रों से देखा जाने लगा। क्यों? बस एक सस्पिशियस एक्टिविटी और मतलब यू नो कि वो कहते नहीं है कि बुरा फेस आने के टाइम पर बस उनके खिलाफ अत्याचार होते चले गए। और अत्याचार इस कदर कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनके धर्म के अंदर 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि मैं बुद्धिज़्म जैनिज़्म में जब सिखिज़्म करवाऊंगा उसके साथ तब वो करवाऊंगा। 5K का कंसेप्ट होता है सिखिज़्म के अंदर। 5K: कंगा, केश, कड़ा, कच्छा और कृपाण। कंगा मतलब कौम, केश मतलब बाल, कड़ा मतलब हाथ में जो कड़ा पहनते हैं, कच्छा मतलब अंडरवेयर और कृपाण मतलब चाकू जो रखते हैं। इनमें से जो केश है ना, बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बचने के लिए अपने आप को बचाने के लिए, घर परिवार को बचाने के लिए, अपनी औरतों को बचाने के लिए धर्म चेंज करना पड़ा, आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ी, बाल कटवाने पड़े। खुद मर्जी से ना कटवाए तो कभी कभार तो ऐसे बेचारों के साथ अत्याचार हुए कि जब घर में घुस के, अब कन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था ना, हिंदू और सिखों के बीच में लड़ाई चल रही, तो हिंदू लोगों ने पकड़ के सरदारों की दाढ़ी मूछे और ये सब काट दी। ये चीज़ गलत है। लेकिन अब आप इसको, अगर आप इसको सही एंगल लिखना है कि क्या कभी कभार हम लोग एक बड़े कॉज के लिए क्या अपने धर्म को नीचा दिखा सकते हैं थोड़ा सा, क्या ये चीज़ जस्टिफिएबल है? अगर ऐसे कभी किसी सिचुएशन में फंस जाओ ना आंसर में, तो पता है किसका एग्जांपल यूज़ करना? भगत सिंह का। भगत सिंह का मुझे जगह याद नहीं आ रही, लेकिन आई थिंक उसका कानपुर से निकलना, हाँ जी, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस ऐसे कुछ था वो। उसके बाद उसका कानपुर से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो बाल कटवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पूरी ट्रेन और हर जगह पर मतलब फोर्सेस थी पुलिस की। तो भगत सिंह अपना भेष बदल के वो निकला था और उसने बोला था, रिलीजन तो कोई बात नहीं, रिलीजन तो एक अंदर से मानने वाली बात होती है, दिल में होता है रिलीजन, मुझे दिखावट क्या करनी है, देशभक्ति मेरे लिए ज़्यादा, मेरी धार्मिक भक्ति से ऊपर। ठीक है, पाकिस्तान की आगे बात करते हैं। जो स्पाई एजेंसी है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उसके ऊपर ये आरोप थे कि वो बड़ी सारी एंटी इंडिया कैंपेन के अंदर इन्वॉल्व है, रहती है नॉर्थ ईस्ट में। जैसे मैंने आपको बोला था टेंगो चार्ली मूवी देखना, नॉर्थ ईस्ट में ये जो इंसर्जेंट्स होते हैं, जो कि अगेन डिमांड करते हैं कि हमारे रीजन को, हमारे स्टेट को अलग बना दो भारत से, उसके लिए पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगते हैं कि उसकी ISI वो है जो सपोर्ट करती है। और ISI और रॉ को आप जानते ही हो ना, पाकिस्तान की है ISI, इंडिया के पास होती है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये इंडिया का है, और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ये पाकिस्तान का है। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, मैं आपने देखा होगा, इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, कि कैटरीना कैफ ISI से होती है, सलमान खान रॉ से होता है। ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या ब्लेम करती है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट चुपचाप होते हुए इन ब्लेमों को सुनती थोड़ी ना रहेगी। वो इंटर्न ब्लेम ये करती है कि भारत की जो सरकार है, उसकी जो सिक्योरिटी एजेंसी जैसे रॉ वगैरह ये जो है, ये पाकिस्तान के जो 2 प्रोविंसेस हैं, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जो मोर्चे निकलते रहते हैं, या कभी कभार वहाँ पर दंगे जो होते हैं, उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है, भारत का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा और मुद्दों की बात करें, भारत और पाकिस्तान जो हैं, उनकी बड़े सालों से प्रॉब्लम चलती आ रही है
रिवर वाटर को शेयर करने से लेकर रिलेटेड। दो चीज़ें होती हैं आपको जब लिखना होता है, नहीं रिवर नहीं, ये वर्ड याद रखना जो मैं बताने जा रहा हूं, बॉर्डर एंड वाटर डिस्प्यूट्स, बॉर्डर एंड वाटर डिस्प्यूट्स। 1960 तक दोनों कंट्रीज जो थी वो तू मैमे के बीच में इन्वॉल्व थी कि किस प्रकार से इंडस नदी का पानी जो है वो बाइफरकेट करा जाना है। कुछ दिनों पहले मैंने यूपीएससी की क्लासेस में आप सभी को बताया था ना, मैंने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 पानी यहाँ पर जाएगा और वहाँ पर जाएगा। आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने करंट अफेयर में कवर करवाया था फिर स्टार्टिंग में, लेकिन करवाया था मैंने, ठीक है। इवेंचुअली 1960 के अंदर हुआ क्या, वर्ल्ड बैंक की मदद से, और मैंने ये भी बताया था, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक का नाम जो है ना, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वर्ल्ड बैंक, यार वर्ल्ड बैंक क्यों आएगा यार पानी का मुद्दा सॉल्व कराने, लेकिन आया था यूएन का रिप्रेजेंटेटिव बनकर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट साइन करवाया था इंडस वाटर्स ट्रीटी, जिसके तहत जो मतलब टोटल जो 6 रिवर्स हैं इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, 3 का पानी पाकिस्तान की तरफ, 3 का पानी इंडिया की तरफ, जो कि इस टाइम तक ये ट्रीटी सर्वाइव करती हुई आई है डिस्पाइट मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से कभी कभार रिलेशन वीक होते हैं, लेकिन ये ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशन कभी वीक नहीं हो पाए। स्टिल कुछ माइनर डिफरेंसेस जो हैं इंडस वाटर ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन को लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में एग्जिस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार दोनों कंट्रीज़ इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट और डैम वगैरह बना लेती है एक दूसरे को प्रवोक करने के लिए। दोनों कंट्रीज़ जो हैं किस प्रकार से गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है वहाँ से जो इनका बॉर्डर जो लगता है सर क्रीक लाइन, जैसे कश्मीर की साइड से लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, यहाँ पर सर क्रीक लाइन, उसकी डिमार्केशन लाइन को लेकर के वो लाइन और बॉर्डर होना क्या था चाहिए, अभी तक दोनों कंट्रीज़ के बीच में इसके ऊपर कोई समझौता नहीं हुआ है। ये भी आ सकता है आपको क्वेश्चन कि लाइन ऑफ कंट्रोल सर क्रीक कौन सी कंट्री के साथ टर्म एसोसिएटेड है। लाइन ऑफ कंट्रोल तो कोई भी बता देगा, सर क्रीक यहाँ से एसोसिएटेड है। चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है उसको हम लोग कहते हैं LOAC। क्या है फुल फॉर्म LOAC की? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। IR का एक डॉक्यूमेंट दूंगा बहुत प्यारा सा, हाँ ठीक है, IR का एक बहुत प्यारा सा डॉक्यूमेंट दूंगा, उसके अंदर सभी कंट्रीज़ के बॉर्डर और सब कुछ बता दूंगा यूपीएससी के लेवल के हिसाब से, लेकिन अभी तो आप नीचे लेवल पे प्रिपेयर करो। ये जो डिस्प्यूट है ये छोटा सा तो लगता है, लेकिन दिक्कत भरी बात इस डिस्प्यूट में ये है कि किस प्रकार से ये जो डिस्प्यूट है ये अगर ये सेटल ना हो तो इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा दोनों कंट्री जो सी रिसोर्सेज यूज़ करती हैं, जैसे अरेबियन सी, उसमें ऐसा ना हो कि इनके शिप्स आपस में भिड़ जाएं या लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं सर क्रीक और उससे मिलते हुए एडजॉइनिंग एरियाज़ में। इंडिया और पाकिस्तान आज भी अपने मुद्दों को सॉल्व करने के लिए नेगोशिएशंस पे टेबल्स पे बैठने के लिए राज़ी नहीं होती है, जो कि उनको होना चाहिए। अब इस चैप्टर के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जब सार्क के बारे में इस चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तब आप जानोगे कि ये जो मीटिंग है ठंडे बस्ते में इसलिए चली गई। 2016 में जो पाकिस्तान ने हरकत दिखाई उरी अटैक्स के बाद, उरी हमलों के बाद, जिसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है विकी कौशल की, इसके बाद इंडिया ने कभी भी सार्क की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना ठीक नहीं समझा पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको हमने समझा। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ना, अभी एक एक करके डिफरेंस नहीं बताएगा अलग कंट्री के बीच में, इंडिया और उसके दूसरे कंट्रीज़ के नेबर्स का कंबाइंड रिलेशन बताएगा, अच्छा भी और बुरा भी, जिसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।